गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेड के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेड के सिलेबस डिस्कशन पे चर्चा कर रहे थे, खासकर मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। और लगभग आज हम लोग फर्स्ट टाइम में प्राइमा फेसी रूप में हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। कुछ टर्मोलॉजीज हैं और उसके बाद कुछ आपका रिसर्च इन हिस्ट्री, जस्ट लाइक द रिसर्च मेट्रोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी का थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है, उसी के बारे में आज हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग लास्ट में देखे थे कोल्ड वार क्या है और उसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टॉपिक्स। फर्स्ट इज स्लेवरी, दास्ता क्या है। जैसा कि जानते हैं, दास्ता एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या किसी समूह के ऊपर किसी दूसरे की अधिरोपिता, किसी दूसरे के वर्चस्व को स्थापित करती है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसके जीवन के अलावा, उसकी जीवन रक्षा के अलावा सामान्यतः अन्य कोई अधिकार उसके पास न हो, वह दूसरे के अधीन रहता हो, दूसरे के परतंत्रता में रहता हो, ऐसा व्यक्ति दास कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दास्ता अति प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो विश्वव्यापी रूप में स्लेवरी सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी, ये माना जाता है कि स्लेवरी सिस्टम की शुरुआत युद्धों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब प्राचीन काल में युद्ध हुए होंगे तो उसी युद्ध के दौरान, ठीक है, प्राचीन काल में जब युद्ध हुए होंगे तो उसी युद्ध के दौरान जब विजेता जो रहा होगा उसने जिसको विजित किया होगा उनको अपना सेवक बना के रखा, और वही जो सेवक थे आगे चलकर धीरे धीरे स्लेवरी या दास के रूप में परिवर्तित होने लगे। और भारत में भी दास प्रथा का व्यापक इतिहास दिखाई देता है, जिसके हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स के आधार पे पहली बार संभावना हम हड़प्पा सभ्यता में करते हैं, जहाँ पे मोहनजोदड़ो में बहुत सारे बैरक नुमा आवास मिले थे, उससे संभावना व्यक्त की जाती है। अगर लिटरेरी सोर्सेज में जाएं तो ऋग्वेद में दास दस्य शब्द का उल्लेख मिलता है, जहाँ पे अनार्यों को अकर्मण, अन्य व्रत, मृदवाच, बहुत सारे शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो कहा जाता है कि वो संभवतः दास थे ओवरऑल। इसके बाद दास प्रथा के बारे में जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। जातक ग्रंथों में आपके 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। उसके बाद सर्वाधिक संख्या जो दास प्रथा की मिलती है वह नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। और जबकि विज्ञानेश्वर ने जब 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा लिखा, उस मिताक्षरा में भी 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, जैसे ध्वजाहत हो गया, उदरदास हो गया, गृहस्थ हो गया, लब्ध हो गया, कृत हो गया। हाँ, तो बहुत सारे अलग अलग दासों के प्रकार। और फिर दासियों के प्रकार मिलते हैं, जैसे आपका पेशेंदारिका हो गई, कर्मण अनीता हो गई, हाँ, बिहिकुट्टिका हो गई। तो बहुत सारी दासियों के भी हमारे पास उल्लेख मिलते हैं। और इसी तरह मंदिरों में देवताओं की सेवा करने के लिए जिनको रखा जाता था उनको देवदासियाँ भी कहा जाता था। तो दास, देवदासियाँ और दासियाँ आदि का उल्लेख हमको अलग अलग समय पे दिखाई देता है। दास प्रथा का एक लंबा इतिहास रहा है। नारद स्मृति में दास प्रथा से मुक्ति का भी विधान प्राप्त होता है कि दास जो होते हैं अपने स्वामी से कैसे मुक्त होते थे। ठीक है, तो बहुत सारे नियम हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए भी शुद्धोधन के सुझाव पर बौद्ध संघ में नियम बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति चोर हो, डाकू हो, दास हो, ठीक है, हाँ, और जो देशद्रोही हो, ऐसे व्यक्तियों को, या जो अभी बच्चे हों, कम एज के हों, उन लोग को बिना वैधानिक अनुमति के संघ में प्रवेश नहीं दिया सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग नियम हैं, दास्ता से संबंधित नियम हैं। ओवरऑल दास प्रथा का एक लंबा इतिहास रहा, जो कमोबेश आज भी कई न कई रूपों में आपको दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। ठीक है, चलिए अगला चर्चा करेंगे हम लोग। दास प्रथा के अलावा है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र राज्य। अब समझिएगा, राज्य तो आपने सुना है, यहाँ पे राष्ट्र है और दोनों एक साथ है। राष्ट्र राज्य क्या होते हैं, नेशन स्टेट क्या होते हैं। देखिए, शुरुआत में जब राजनीतिक अवधारणा का विकास हुआ तो शुरू में चूँकि जब
जब आपके प्रिमिटिव कम्युनिज्म का दौर था, जिसे रूसो की आप प्राकृतिक अवस्था नेचुरल स्टेट के रूप में देखते हैं और मार्क्स के प्रिमिटिव कम्युनिज्म के रूप में देखते हैं, और जिसे आप इतिहास का प्री हिस्टोरिक एरा प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल में चूंकि राज्य की कोई अवधारणा थी नहीं। धीरे धीरे चल के जब कबायली समाज की स्थापना हुई, मानव जो था समूहों में रहने लगा, तो यहीं से एक ट्राइबल स्टेट की शुरुआत हुई, जहाँ पे एक सरदार होता था और अन्य लोग जो थे उसके फॉलोअर्स और अन्य लोग जो थे उसके अधीन रहते थे। तो एक सरदारी सिस्टम जिसको कहते हैं चीफडम, CHIEFDOM, तो चीफडम की शुरुआत होती है। और सरदारी पद्धति की यहीं से एक प्रारंभिक शासन प्रशासन की अवधारणा या एक नेतृत्व की अवधारणा देख सकते हैं। आगे चलकर धीरे धीरे यह इसका राजत्व का जो थियरी ऑफ किंगशिप होती है, राजत्व की अवधारणा का धीरे धीरे विकास हुआ। अभी तक तो राजत्व आया नहीं था, बाद में राजत्व की अवधारणा का जब विकास हुआ तो आप वैदिक काल में देखते होंगे राजा, भोज, स्वराट, सर्वराट, हाँ बहुत सारे हमको नाम मिलते हैं, एकराट आदि की उपाधि मिलने लगती है। और उत्तर वैदिक काल में तो आप देखते होंगे कि राजाभिषेक के नियम आपके मिलने लगते हैं। और उसी तरह 12 प्रकार के रत्निन का उल्लेख मिलने लगता है। इतने ब्राह्मण में राजाभिषेक का लंबा प्रावधान मिलने लगता है, अश्वमेध यज्ञ। तो राजत्व की जब अवधारणा बढ़ी तो धीरे धीरे राजपथ की गरिमा भी आगे बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले जन आया, कबायली समाज से जन जो होता है ट्राइबल स्टेट होता है, जो कि संचरणशील कबीला था। जन से जनपद बना, उसकी बड़ी संरचना, और जनपद से महाजनपद बना, महाजनपद से क्षेत्रीय राज्य बने, और क्षेत्रीय राज्य से जो है वह बड़े राज्य, फिर उसके बाद वह अखिल भारतीय राज्य की अवधारणा दिखाई देने लगती है। तो इसी तरह भारत का जो प्रथम अखिल भारतीय राज्य माना जाता है वह आपको नंदवंश को माना जाता है। लेकिन वास्तविक अर्थ में अगर अखिल भारतीय राज्य देखा जाए तो वह पहली बार आपका मौर्य वंश को माना जाता है। ओके, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो साम्राज्य था वह आपका कनिष्क का साम्राज्य माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य। तो ठीक है, भारत का प्रथम एकराट जो शासक है, जो चारों दिशाओं में को जीते, उसे कहा गया एकराट, वह है महापद्मनंद नंदवंश की। ओवरऑल तो प्रारंभिक दौर में क्या हुआ, जब धीरे धीरे राजत्व का विकास हुआ तो शुरुआती चरण में राज्य जो थे वे नगर से ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, इसीलिए इनको कहा गया सिटी स्टेट नगर राज्य। जैसे कि स्पार्टा हो गया, इलियन हो गया, एथेंस हो गया यूनान में, और वहीं पे एथेंसियन डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और जबकि प्राचीनता के दृष्टिकोण से देखा था जो सबसे पहली विश्व में डेमोक्रेसी है वह आपके भारत में वज्र संघ के अंतर्गत मानी जाती है। ओवरऑल तो शुरू में क्या हुआ, सिटी स्टेट आया, जब राज्य नगर से ज़्यादा बड़े नहीं थे, नगर के स्वरूप में थे, इन्हें कहते हैं सिटी स्टेट। आगे चलकर सिटी स्टेट के बाद धीरे धीरे राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। राज्य के संदर्भ बहुत सारे विचार आए, और जैसे कि राज्य के लिए एक निश्चित क्षेत्र भू क्षेत्र हो, राज्य के लिए एक निश्चित जनसंख्या हो, राज्य के लिए एक सॉवरेंटी संप्रभुता होनी चाहिए। तो ये सब बातें पॉपुलेशन आदि को लेकर बनाया गया। बाद में चलकर जब राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ तो धीरे धीरे एक राष्ट्र की अवधारणा, नेशन की अवधारणा आई। नेशन की अवधारणा का मतलब यहाँ पे यह था कि जब आधुनिक काल में औद्योगिकरण आया, मर्केंटाइल सिस्टम आया, इन सब के बाद आधुनिक काल में इन सब प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर धीरे धीरे राजत्व का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा। और आगे चल के विश्व के देशों ने अपने सांस्कृतिक परिवेश के आधार पे अपने राष्ट्रीय चरित्र को निर्धारित करना शुरू किया। अपने सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर अपने राष्ट्रीय चरित्र को निर्धारित करने का प्रयास किया। मतलब कि आपके सांस्कृतिक मूल्यों का राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, तो जो यह प्रवृत्ति आई इसे कहा गया राष्ट्र राज्य की अवधारणा। ठीक है, शुरुआती दौर में सभी देश जो थे राष्ट्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब एक सिद्धांत आया है जिसका वह सिद्धांत है फ्रेडरिक लिस्ट ने दिया है। फ्रेडरिक लिस्ट का सिद्धांत है, फ्रेडरिक लिस्ट का है, इसे कहते हैं राष्ट्रीयता का दहलीज सिद्धांत। राष्ट्रीयता का दहलीज सिद्धांत यह है थ्रेशोल्ड थियरी ऑफ नेशनलिटी।
थ्रेशोल्ड थियरी ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का दहलीज सिद्धांत। जो राष्ट्रीयता का दहलीज सिद्धांत यह मानता है कि कोई भी देश अगर कुछ नियमों, कानूनों, प्रावधानों, कुछ राष्ट्रीय चरित्र का पालन करेगा तो वह राष्ट्र हो सकता है। मतलब सभी देश राष्ट्र नहीं थे, उसके लिए कुछ नियम कानून निर्धारित किए गए, जिसे कहा गया थ्रेशोल्ड थियरी ऑफ नेशनलिज्म। अगला दूसरा सिद्धांत आया क्या हुआ कि शुरू में तो राज्य थे, लेकिन राष्ट्रों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन आगे चलकर जब मिल और मेजनी ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे कहते हैं राष्ट्रीयता का आत्मनिर्धारण सिद्धांत। राष्ट्रीयता का आत्मनिर्धारण सिद्धांत, इसे कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी ऑफ नेशनलिटी। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड थियरी ऑफ नेशनलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी ऑफ नेशनलिटी का विकास हुआ और सभी देशों ने अपने राष्ट्रीय चरित्र निर्धारित करके अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पे अपनी अलग पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। इसी से सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते पूरे यूरोप में ही कई दर्जन जो है राष्ट्र आ गए। ठीक है, जैसे भारतीय राष्ट्र। तो अब पहले समझते राष्ट्र क्या होते हैं। जब कोई देश या राज्य तो सभी होते हैं, ठीक है, जब कोई देश अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अन्य देशों के सापेक्ष अपनी अलग पहचान स्थापित करता है और उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पे उसको जाना और समझा सकता है, जो उसकी मुख्य विशिष्टता होते हैं, उसी को कहते हैं राष्ट्र। जैसे भारतीयता की बात हो तो आप कहेंगे आध्यात्मिक देश, धार्मिक देश, धार्मिकता, समन्वयवादिता, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, सार्वभौमिकीकरण और आपके जो एक वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा है, यह भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। और धार्मिकता और आध्यात्मिकता अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की अपनी विशिष्ट पहचान है, जो विश्व के अन्य देशों के सापेक्ष भारत को अलग करती है। तो हम सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर जान जाते हैं। जैसे यूरोपीय संस्कृति है, तो पश्चिमी संस्कृति जो आपका है, यह क्या है, यह आपका यह जो है तकनीक प्रधान संस्कृति है। ठीक है, तो यह तकनीकी संस्कृति है, वैज्ञानिक संस्कृति है, तो उनकी अलग विशेषता है। यूनानी जैसे संस्कृति है, वो क्या है, यूनानी संस्कृति आपकी रस प्रधान संस्कृति है, जिसमें डिसेंसी, सौंदर्य बोधक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनकी अलग पहचान है। तो अपने अपने अलग अलग देश के एक अपना राष्ट्रीय चरित्र होता है। तो जो अपने राष्ट्रीय चरित्र को बचा के रखता है और अपने राष्ट्रीय चरित्र और गौरव गाथा के आधार पे अपने जीवन यापन करता है, अपने जीवन वृत्ति को निर्धारित करता है, उसी को कहते हैं राष्ट्र राज्य। यही राष्ट्र राज्य की अवधारणा आपका चला। अगला आते हैं अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात्य तंत्र या अभिजनवादी इतिहास लेखन। प्राचीन काल में पूरे विश्व में देखा जाए अगर, तो विश्व के इतिहास में सामान्यतः जो शासन प्रशासन रहा है, उस शासन प्रशासन में प्रारंभिक दौर से ही उच्च वर्ग और समृद्ध वर्गों को ही शासन प्रशासन में भागीदारी दिया गया है, उन्हीं का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ऐसी पद्धति जिसमें शासन प्रशासन में भागीदारी का मूल अधिकार उच्च वर्गीय, समृद्ध वर्गीय, कुलीन वर्गीय लोगों को होता है, उसे कहते हैं अभिजनवादी इतिहास या अभिजनवादी समाज। जो अरिस्टोक्रेसी होती है, यह अरिस्टोक्रेसी वास्तव में उच्च वर्गीय और उच्च कुलीन व्यवस्था से जुड़ा होता है। लेकिन नोबेल्टी जो होती है, नोबेल्टी मतलब कुलीनवाद, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। कुलीनवाद जन्म के आधार पे अपनी वर्गीय संरचना निर्धारित करती है। ठीक है, जबकि जो अभिजात वर्ग है, अभिजनवाद है, यह जन्म के आधार पर न होकर बल्कि यह धन समृद्धि आदि के आधार पर अपना वर्गीय अवधारणा स्थापित करती है, वर्गीय संरचना स्थापित करती है। इसका मतलब है कि कोई भी जो कुलीन जात का लोग होते हैं वे आपके नोबेल्टी में आते हैं, लेकिन कोई भी धनी समृद्ध व्यक्ति वह आ सकता है इसमें अभिजात वर्ग में। आज भी लोग कहते हैं, देखिए अभिजात वर्गों की कोई जात नहीं होती है। अरिस्टोक्रेसी हैज़ नो कास्टिसिज्म।
ठीक है। तो इनके पास कोई जात नहीं होती, क्योंकि ये इनके जो गुण होते हैं एक जैसे होते हैं। जैसे मार्क्स कहता है सभी पूंजीवादी जो होते हैं, एलीट क्लास जो वर्ग जो बुर्जुआ क्लास होते हैं सबके वर्गीय हित अपने एक होते हैं। एक इटली के बड़े फेमस विचारक रहे हैं जिनका नाम है विल्फ्रेड पैरेटो। विल्फ्रेड VILFRED, पैरेटो PARETO, विल्फ्रेड पैरेटो। पैरेटो कहते हैं कि पैरेटो का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, समाजशास्त्री हैं। पैरेटो कहते हैं कि हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्र है। इसका मतलब है कि इतिहास जो पढ़ा लिखा जाता है, लिखा पढ़ा जाता है, वास्तव में इसमें केवल और केवल धनी और समृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, उच्च वर्गीय व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जिन्होंने इतिहास को गवर्न किया, समाज को गवर्न किया, उत्पादन के साधनों पे अधिकार किया और समाज में लगातार उनका स्वामित्व रहा। उसी विशिष्ट वर्ग का इतिहास है, एक छोटे से वर्ग का, जिसे कहते हैं ग्रेट मैन थियरी के रूप में हम देख सकते हैं। और सामान्य लोगों का कभी इतिहास नहीं लिखा गया, न जाना गया। इसी से देखिए होंगे जब सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री का विकास हुआ। सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री आपका कहाँ से आया है? यह शब्द तो पहली बार प्रयोग किया गया है आपका सबल्टन अप्रोच शब्द के जो जनक हैं इसके, वे हैं आपके इटली के एंटोनियो ग्राम्सी, जिन्होंने एक किताब लिखी है द प्रिजन नोटबुक्स, और वे सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री के जन्मदाता माने जाते हैं। जबकि यह विचार जो पहली बार आया है, सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री का विचार आया है, वो पहली बार अमेरिका में है। लेकिन इस शब्द के प्रयोगकर्ता और इस विचार के और इसके जन्मदाता जो है वो है एंटोनियो ग्राम्सी। लेकिन विचारधारा अमेरिका से निकली है, लेकिन इसके सबसे बड़े पायनियर पर्सन जो है वो कौन है? एंटोनियो ग्राम्सी, इटली के। और आगे चल के भारत में इसके सबसे बड़े समर्थक हुए वे रणजीत गुहा, दूसरे हुए शाहिद अमीन, तीसरे हुए ज्ञान पांडे, चौथे हुए दिग्विजय चक्रवर्ती, सुमित सरकार आदि। रणजीत गुहा ने एक किताब लिखी बड़ी फेमस, सबल्टन स्टडीज। दूसरी इन्होंने बड़ी फेमस किताब लिखी, उसका नाम है एलिमेंट्री एस्पेक्ट एंड द पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। तीसरी इनकी बड़ी फेमस किताब है डोमिनेंस विदाउट हेजमोनी, डोमिनेंस विदाउट हेजमोनी। और एक किताब है हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और शाहिद अमीन जो हैं इन्होंने बड़ा फेमस किताब लिखा है गांधी एज महात्मा, और गोरखपुर जिला 1921-22। ठीक है। तो और इसके बाद दीपेश चक्रवर्ती की किताब है द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री। तो सुमित सरकार की आपका तो पता ही है मॉडर्न इंडिया। तो ओवरऑल बहुत सारे हिस्टोरियंस हुए, इनकी मूल अवधारणा कहते हैं कि आज तक का जो इतिहास है वास्तविक इतिहास है ही नहीं। अभी तक का जो इतिहास लिखा गया, पढ़ा गया है, वह केवल उच्च वर्गीय दृष्टिकोण से लिखा गया है। उच्च वर्गों का इतिहास है, अभिजात वर्गों का इतिहास है, अभिजनवादी इतिहास है। इसमें आम जनता को कभी भी न महत्व दिया गया है, न आम जनता की आहों, उनकी मांगों, उनकी डिमांड, उनकी आवश्यकताओं आदि को इतिहास में कभी महत्व नहीं दिया गया है। इतिहास वास्तव में, भारतीय इतिहास जो है यह केवल और केवल उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आम जनता का कोई प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो द हिस्ट्री दैट हैज बीन रिटन सो फार इन इंडिया इज नॉट द कंप्लीट हिस्ट्री बिकॉज there is no representation of the all classes of the society in the history। तो कहते हैं कि मतलब इतिहास जो है वास्तव में वास्तविक इतिहास तब होगा जब आम जनता का इतिहास, आम जन का इतिहास और अभिजन जन का इतिहास दोनों का अलग अलग करके देखा जाए, और देखा जाए कि दोनों ने इतिहास में क्या योगदान दिया है, स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान दिया है। ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि यह इतिहास जो है केवल विशिष्ट वर्गों का इतिहास है, जिसमें कांग्रेस का इतिहास है, गांधी जी का इतिहास है, नेहरू जी का इतिहास है, तिलक का इतिहास है, बड़े बड़े लोगों का इतिहास है, लेकिन आम जनता का कोई महत्व नहीं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति में सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति हैं मुसाई सिंह, जो कि भदोही जिला के ज्ञानपुर के हैं। वे 1857 में जेल में बंद हुए थे और 1907 में जवाहरलाल नेहरू ने जब लेटर लिखा था ब्रिटिश सरकार को, तब जाके छूटे थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको कोई कभी स्थान नहीं दिया गया। कहते एनसीईआरटी में उसका लेटर है वो, ठीक है, नेहरू जी का, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको कभी स्थान नहीं दिया गया। ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिख दिया खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। हाँ, जबकि आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं
वह शुरू में 1857 की क्रांति में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। अगर झांसी उनको दे दिया था और उनको गोद लेने का अधिकार दे दिया था तो संभवतः हो सकता है युद्ध में भाग न लेती, जैसे कि सिंधिया आदि लोगों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, नहीं लिया। उसके बावजूद भी अभी देखिए सुभद्रा कुंवर चौहान उनको बढ़ा चढ़ा के लिखती हैं, जबकि वहीं उनके साथ उदा देवी, उनके साथ आपकी झलकारी बेगम मारी गई, उनके साथ काशीबाई मारी गई, उनके साथ सुंदर मुंदर मारी गई, उन सब का इतिहास नहीं है। श्याम नारायण पांडे ने महाराणा प्रताप के घोड़े पे इतना लिख दिया कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुरझाता था। और उधर इतिहास में सिकंदर अलेक्जेंडर के घोड़ा बुकेफाला जिसे थेसली से खरीदा गया था, थेसली के व्यापारी से, उसका इतना उल्लेख हो गया, उतना तो आम भारत में जो बेचारे गरीब किसान थे, जो जनजातीय आंदोलन हुए, संथाल विद्रोह, फैराजी विद्रोह, किट्टूर विद्रोह, गडकरी विद्रोह, इन बेचारे जो इसके नेतृत्व करता थे, जो उससे मारे गए, उनको कभी इतिहास में महत्व नहीं दिया गया। और ये चर्चा अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो है सबर्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, उपाश्रयी इतिहास लेखन, जिसे आप कहते हैं दलित शोषित चेतना का इतिहास लेखन। तो उसमें आप देखिए इसमें बहुत लंबा बहस हुआ है और इसमें अलग अलग इतिहासकारों के क्या मत हैं, आरबी दत्त के क्या मत है, अनिल सील का क्या मत है, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म उन्होंने क्या कहा है, आरबी दत्त ने क्या कहा है, कांग्रेस की नीतियों के बारे में क्या कहा गया है, कौन सा अवसरवादी आंदोलन है, जैसे कि कांसीराम कहते हैं द एरा ऑफ स्टूक्स में, कांसीराम किताब का नाम है द एरा ऑफ स्टूक्स, एरा ऑफ स्टूक्स, चमचायुग। एरा ऑफ स्टूक्स में कहते हैं कि 1932 के बाद का जो भारतीय राजनीति है वो चमचाओं का युग है, चमचा युग, कांसीराम किताब है, ठीक है। ओके, तो मतलब है बहुत सारी है बातें हैं, इन पे आप डिटेल देख सकते हैं और ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप चाहें और अच्छा वहाँ से सबर्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री बड़े क्वेश्चन में आपको आ सकता है 400 वर्ड में, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अभी आपको बता देंगे कौन कौन सी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा, हम उसका PDF भी शेयर कर देंगे, लेकिन एक बार आप देखेंगे तो और बेहतरीन लिखेंगे, कुछ अच्छे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो इन पर तो लंबा चर्चा हो सकता है, कम से कम 1-2 घंटे का वीडियो है, आप देखिए। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रेंसा, मतलब पुनर्जागरण। रेंसा मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से जागना, जिसे कहते हैं। रेंसा का शब्द का पहली बार प्रयोग मैक्स वेबर ने किया है, ये है आपका रेंसा, RENAISSANCE, पर रेनेसेंस से ऐसा लिखा गया है, पढ़ते हैं रेंसा, ठीक है। ये अंग्रेजी की महानता है ओवरऑल। चलिए, तो रेंसा शब्द का प्रयोग पहली बार जो है वो मैक्स वेबर ने अपनी किताब में किया, जिस किताब का नाम है प्रोटेस्टेंट इपिक्स। मैक्स वेबर किताब है द प्रोटेस्टेंट इपिक्स, मैक्स वेबर। ओके, चलिए, तो रेंसा जो है एक ऐसी विचारधारा है, एक अवधारणा है जिसका जन्म सबसे पहली बार यूरोपीय इतिहास में एक वैचारिक आयाम के रूप में 14वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस नगर से होता है, इटली के फ्लोरेंस नगर से 14वीं शताब्दी में, और आगे चल के 16वीं शताब्दी तक यह पूरे यूरोप में फैल जाता है। और उसके बाद अब 16वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे यह अन्य देशों में यह विचार विस्तृत होता है, डिफ्यूज करता है, विस्तरण करता है, धीरे धीरे आगे चल के बढ़ता, उसको प्रभावित करता है। और भारत में भी 19वीं शताब्दी जो है भारतीय पुनर्जागरण के रूप में माना जाता है। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना होता है। इसके अंतर्गत ऐसे विचार पद्धतियाँ हैं जो ये मानती है कि प्राचीन जो संस्कृतियाँ थी, जो अच्छी बातें थी, जो हमारी विशिष्टता थी, वो जो किसी कारणवश मध्यकालीन प्रवृत्तियों में धीरे धीरे जाकर वह सप्रेस्ड हो गई थी, वह अपनी अस्मिता खो चुकी थी, वो सुसुप्तावस्था में चली गई हैं, उनको फिर से जागृत करते हुए उनके आधार पर एक नए परिवेश, एक नए प्रगतिशील समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जाए, उन प्रवृत्तियों को फिर से रिस्टोर किया जाए, रिस्टोरेशन किया जाए। इसी को कहते हैं रेंसा, या फिर से जागना, या कहते हैं आपका पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण, रेंसा और प्रबोधन पर हमारा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। आप डालेंगे रेंसा एंड इनलाइटनमेंट तो आपको आ जाएगा।
वहाँ पे देखिएगा दोनों आपको आ सकते हैं। एक शब्द बता देते हैं, एक अंतर। रेनेसां आपने सुना, पुनर्जागरण। प्रबोधन क्या होता है, कभी कभी लोग गलती से दोनों एक मानते हैं, लेकिन दोनों अलग है। जो प्रबोधन है यह यूरोपीय इतिहास में 17वीं शताब्दी में आई विचारधारा है, जो यह मानती है कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के बारे में जो भी बातें होंगी वह तथ्यपरक होनी चाहिए, वह लॉजिकल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, वह बौद्धिकतावादी होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, और वह आलोचनात्मक प्रवृत्ति, एक एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रबोधन। तो प्रबोधन एक ऐसी विचारधारा है जो वस्तुओं के प्रति तार्किक, बौद्धिक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति पर जोर देती है। उसी के माध्यम से वस्तुओं के अनुशीलन की प्रवृत्ति मानी जाती है। इसे कहते हैं प्रबोधन युग। ठीक है, तो तर्क और चेतना पे बल देने की प्रवृत्ति होती है, जबकि पुनर्जागरण में इससे अलग है। जैसे भारत में जब जैनिज्म और बुद्धिज्म का विकास हुआ, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के विकास में क्या हुआ कि जैन और बौद्ध जो थे, परंपरागत हिंदू धर्म की अपेक्षा तर्क, चेतना, बौद्धिकता और आलोचनात्मक प्रवृत्ति पे अधिक जोर देते थे। हर वस्तु में बुद्ध जो थे, जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो तर्क को देखता है, तार्किक वे की बात करता है, लॉजिकल वे की बात करता है। तर्क पे अधिक बल देने के कारण, हर चीज में हेतु, हर चीज में तुक ढूंढने के कारण ही मनुस्मृति में ऐसे संप्रदायों को हेतुकवादी संप्रदाय कहा गया है। क्या कहा गया है? हेतुकवादी संप्रदाय, हेतुकवादी संप्रदाय। ठीक है, और इसी को जीसी पांडे ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को उन्होंने कहा है, यह काल जो है अभिसंबोध युग है। अभिसंबोध, ठीक है, संबोध स्वयं के ज्ञान, आत्मज्ञान और आत्म प्रेरणा का दौर है, जिसे कहते हैं इनलाइटेंड एज। ठीक है, इनलाइटेंड एज। तो आपका प्रबोधन इनलाइटनमेंट होता है और पुनर्जागरण रेनेसां होता है। अगर भारतीय पुनर्जागरण की बात करें तो भारत में जागरण को यूरोपीय आंदोलन से देखा जाता है, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है कि आत्मचेतना का भाव था। पुनर्जागरण की प्रवृत्ति नहीं थी, भारत प्रगतिशील नहीं था, या भारत के पास सोच नहीं थी, अवधारणा नहीं थी, विचार नहीं थी, तो ये गलत है। फिर भी 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा, उस आंदोलन को गवर्न किया है, उस आंदोलन को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो राजा राममोहन राय हैं, जिन्हें भारतीय सुबह का तारा, प्रभात का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, बहुत सारे नामों से उल्लेखित किया जाता है। तो एक राजा राममोहन राय का योगदान है। दूसरे दयानंद सरस्वती हैं, जिनको अबरार आजम, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार भारतीयों के लिए का नारा दिया, जिन्होंने पहली बार बैक टू वेदास का नारा दिया। इसके बाद विवेकानंद जी हैं, जिनको भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन भी कहा जाता है, कहा जाता है, सन्यासी योद्धा कहा जाता है। उसके बाद ये अब्दुल लतीफ़ हुए, जिन्होंने बंगाल में मुस्लिम सुधार, मुस्लिम पुनर्जागरण पे बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए उन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब्दुल लतीफ़ को महाराष्ट्र में यह कार्य किया महादेव गोविंद राणे ने, MC राणे ने, जिनको महाराष्ट्र का अरस्तु भी कहते हैं, और उनको महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। तो मतलब बहुत सारी जगहों पे अलग अलग लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया, और उसके माध्यम से भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति, प्राचीन जो भारत की गौरव गाथा था, उनको पुनर्जीवित करते हुए एक अच्छे भविष्य के निर्माण की संकल्पना की गई। यही आपका पुनर्जागरण आंदोलन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक और आपको बचा है कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियस आपको पता है चीन के महत्वपूर्ण विचारक, बहुत बड़े नैतिक शास्त्री, बहुत बड़े आपके कह सकते हैं व्यक्तित्व रहा है। तो सुधारक भी रहे हैं, धर्म प्रचारक भी रहे हैं। तो कन्फ्यूशियस के जो विचार हैं वह पूरी तरह से नैतिक हैं, पूरी तरह से मानवतावादी हैं, पूरी तरह से संरक्षणवादी हैं, पूरी तरह से सुधारवादी हैं। तो कनिष्क ने जो कन्फ्यूशियस ने अपने विचार पेश किए, उन्हीं सब विचारों को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। कन्फ्यूशियस ने अपने विचार द बुक ऑफ चेंजेस में दिए हैं, द बुक ऑफ चेंजेस उनकी किताब का नाम है। कन्फ्यूशियस
धर्म आदि के स्थान पे, नैतिकता पे, चरित्र निर्माण पे, आत्मशुद्धि पर, ठीक है, इटर्नल प्यूरिफिकेशन पर, आज पर बल देते थे। इन्हीं सबको मिला के कहा जाता है कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है, कन्फ्यूशियस ने एक धर्म पे कहा था कि धर्म एक ऐसा जूता होता है जो अगर एक व्यक्ति के पैर में फिट हो जाता है, एक जूता अगर किसी व्यक्ति के पैर में फिट हो जाता है तो वह दूसरा जूता जो होता है दूसरे व्यक्ति को पहनाने का प्रयास करता है। ठीक, चलिए अगला। अब आपका एक टॉपिक और बचा है, वह है आपका रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधारवाद। तो सुधारवाद विभिन्न प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई एक विचारधारा है जिसमें मानवता से लेकर सामाजिक सुधार आदि की प्रवृत्तियां होती हैं। इन्हीं सुधारवादी प्रवृत्तियों में पुनर्जागरण, प्रबोधन, ठीक है, प्रबोधन और आदि आंदोलनों को देखा सकता है। सुधार की प्रक्रिया में आपके प्रोटेस्टेंट आंदोलन को भी देखा सकता है। तो सुधारवाद एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही भारत में, जिसका प्रतिनिधित्व प्रारंभिक काल में दीर्घतमा ने किया, बुद्ध जी ने किया, उसके बाद जैनिज्म ने किया, और आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने आदि ने सुधार का प्रयास किया। यही एक सुधारवादी आंदोलन है। ठीक है, तो ये आपका जितने भी ये आपके टॉपिक हैं, ये अभी तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। एक शब्द और बचा है, वो है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का पहली बार प्रयोग, पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का पहली बार प्रयोग अर्नोल्ड टॉइनबी ने किया है। इसे बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। इस शब्द का पहली बार प्रयोग अर्नोल्ड टॉइनबी ने अपनी किताब में किया है, जिस किताब का नाम है और स्टडी ऑफ हिस्ट्री। औद्योगिक क्रांति शब्द का भी प्रयोग उन्होंने पहली बार अपनी किताब में किया है, लेकिन वो किताब है लेटर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। अर्नोल्ड टॉइनबी जिन्होंने विश्व में लगभग 29 सभ्यताओं का इतिहास बताया है, और इतिहास के अध्ययन को उन्होंने सभ्यता या समाज का अध्ययन माना है, जबकि स्पेंगलर ने संस्कृति का अध्ययन माना है। ओके, तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसे आगे चलकर जैक्स देरिडा, मिशेल फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा आदि लोगों ने इसे चल के आगे बढ़ाया। यह एक ऐसा वैचारिक आयाम है जो किसी प्रकार के विचार को नहीं मानता। यह वर्तमान में यह कहता है कि अब ऐतिहासिक जो विचार हैं वह कोई एक पर्टिकुलर विचार नहीं रह गया है। इतिहास एक मिश्रित संस्कृति के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसीलिए किसी पर्टिकुलर विचार का अब कोई स्थान नहीं रह गया है। ये कहता है कि इतिहास जैसी कोई चीज़ नहीं है, और आगे भी कहता है हिस्ट्री इज नथिंग बट द इल्यूजन ऑफ वर्ड्स। इतिहास और कुछ नहीं, बस शब्दों का मायाजाल है, न कोई विचार है, न इतिहास है, न कुछ है। तो यह एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी विचारधारा को नहीं मानती। इसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म की जो विचारधारा है, इसमें फ्रांसिस फुकुयामा का एक बड़ा फेमस बुक है जिसका नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। फ्रांसिस फुकुयामा की किताब है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये फ्रांसिस फुकुयामा की किताब का नाम है, उन्होंने इसमें लिखा है। और इसी से प्रभावित एक विचार निकला, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जिसे प्रतिनिधित्व दिया रॉबर्ट इलेन और डेनियल बैल ने। एक और अगर देखेंगे, एक कार्ल पापर हैं, कार्ल पापर ने किताब लिखी जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म मतलब होता है इतिहासवाद की हीनता या इतिहासवाद की दरिद्रता। कार्ल पापर की किताब है। ये कहते हैं ऐतिहासिक विचार दिवालिया हो गए हैं, अब ऐतिहासिक विचार जैसा कुछ रह नहीं गया है। ओके, तो ये आपका है पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा। ओके, अब समझिएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक बचेगा वह है रिसर्च इन हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी के पोर्शन और रिसर्च मेथोडोलॉजी के पोर्शन। तो अगले वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।